कोई तियानकाई कोई तियानकाई नाम है इस शख्स का। ये चीनी राजनयिक है और अमेरिका में लंबे समय तक 2013 से 2020 की जून महीने तक इन्होंने अपनी सेवा दी है और अब ये पूर्व राजनयिक की हैसियत से चीन में विदेश नीति के मामले में अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। अभी दिसंबर की बात है, 20 दिसंबर को चीन का जो विदेश मंत्रालय है उससे एफिलिएटेड एक संस्था है जिसका नाम है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। इसकी तरफ से एक सेमिनार का आयोजन हुआ था। उसमें चीन के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था और इनको भी बुलाया गया था। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन को अमेरिका के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, खास करके ऐसा युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जिसके लिए वो तैयार नहीं है। उन्होंने आगे इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन ने हर मामले में तरक्की की है। चीन आज दुनिया का वर्ल्ड पावर बन चुका है, लेकिन अमेरिका जैसे देश इसको इतनी आसानी से नहीं बचा पाएगा। इसको क्योंकि हम ज्योग्राफिकली, कल्चरली और बाकी कई तरह से हम अमेरिका से अलग हैं, तो अमेरिका को ये बहुत जल्दी हजम नहीं होगा कि हम इतनी बड़ी पावर कैसे बन गए, तो वो हमें इतना जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो जब अगर हमें वो रिकॉग्नाइज हमें इतना जल्दी नहीं करेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ हम अनावश्यक मामलों में निपटें, उसके साथ हम सीधा मोर्चा खोल दें, उसके साथ हम लड़ाई में घुस जाएं। तो मतलब एक तरह से उसने चीन की तरक्की की तारीफ करते हुए चीन की जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है, जिसको वुल्फ वॉरियर पॉलिसी डिप्लोमेसी कहा जाता है, यानी भेड़ियों जैसे योद्धा की नीति, उस पॉलिसी को बदलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हम जिस युद्ध के लिए हम तैयार नहीं हैं वो युद्ध हमें नहीं लड़ना चाहिए। कहा कि सैद्धांतिक रूप से हमें वह युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जिसके लिए हम तैयार नहीं है और जिसकी जीत को लेकर के भी हम सुनिश्चित नहीं है। क्वी ने कहा कि जो हमारे लोगों की जो ये तरक्की है, यानी चीन की जो तरक्की है, उसका हर औंस बहुत मुश्किल से हमने हासिल किया है और इससे हम अपनी अक्षमता, अपनी लापरवाही से इसको विदेशियों किसी दूसरे द्वारा लूट ले जाने, नुकसान उठाने की अनुमति हमें नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर के जो हमारा अभी आपको मैंने नाम बताया, जिसका नाम कोई तियानकाई है, जो पूर्व राजनयिक है, उन्होंने कुल एक तरह से चीन की जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है उसके प्रति चीन को आगाह किया है और उनका कहना यह है कि हमें बहुत सारे दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरक्की कर रहे हैं और हमें अपनी तरक्की करनी चाहिए, हमें दूसरे देशों से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये सीधा चीन की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज है। अब सवाल यह है कि मौजूदा फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो वही जो हमने आपको बताया वुल्फ वॉरियर, उन्होंने नाम लिया है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। और दोस्तों, अब सवाल है कि वुल्फ वॉरियर पॉलिसी क्या है। इसको पहले समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2019 में। 2019 में क्या हुआ कि 2019 में जब कोरोना महामारी आई दुनिया भर के देशों में और चीन के खिलाफ जब दुनिया में एक आक्रोश फैला और चीन को लेकर के तरह तरह की बातें की जाने लगी, तो उन बातों को काउंटर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए चीन ने इस पॉलिसी को अपनाया और दुनिया के सभी देशों में ऐसे राजनयिक फिर से पोस्ट किए गए जो अपनी जिनकी छवि आक्रामक है और जो हाजिर जवाबी हैं और जो जैसे को तैसे का जवाब देना जानते हैं, ऐसे राजदूत विभिन्न देशों में रखे गए। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये पॉलिसी आई कहाँ से दोस्तों? तो इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल 2015 में चीन में एक पिक्चर बनी, उस पिक्चर का नाम रिलीज हुई, उस पिक्चर का नाम था वुल्फ वॉरियर, और ये पिक्चर बहुत हिट हुई।
जब बहुत हिट हुई तो फिर 2017 में इसका सीक्वल बना जिसका नाम रखा गया, सीक्वल रिलीज हुआ जिसका नाम रखा गया वुल्फ वॉरियर सेकेंड। और वुल्फ वॉरियर सेकेंड, ये दोनों फिल्म के निर्देशक थे वू जिंग। इन्होंने इसमें हीरो की भूमिका, लीड रोल भी निभाई थी जिसका नाम ली फेंग था। वो आप देखिए, वो जिंग इसके निर्देशक भी थे और इसके हीरो भी थे। और इस ये जो फिल्म थी, इसने चीन में बॉक्स ऑफिस पे सफलता के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसने 5,094 करोड़ का बिजनेस किया। 5,094 करोड़। भारत में 300 से 400 करोड़ की जब कोई पिक्चर बन जाती है, वो बिजनेस कर लेती है, तो उस पिक्चर की शान में कसीदे गढ़े जाते हैं। वहाँ उसने 5,094 करोड़ बिजनेस। और इस पिक्चर का जो थीम था वो बड़ा आकर्षित करने वाला था और इसलिए पिक्चर इतनी हिट हुई। उसमें चीन के उग्र राष्ट्रवाद को दिखाया ये गया था। जो वो जिंग जो उन्होंने लीड रोल किया था, वो ली फेंग एक पूर्व सैनिक की भूमिका थी और उसमें दिखाया था कि वो एक सीक्रेट मिशन पे अफ्रीका गया है। अफ्रीका में दरअसल कुछ देशों में गृह युद्ध चल रहा है और गृह युद्ध में विद्रोही गुटों को अमेरिका और यूरोप के देश मदद कर रहे हैं और वहाँ की एस्टेब्लिश सरकार को परेशान कर रहे हैं। तो उस गृह युद्ध के कारण अमेरिका में राहत सामग्रियों की कमी हो रही है जिसे चीन से भेजा गया था। उस राहत सामग्रियों को सोमालिया के समुद्र में सोमालिया के लुटेरे लूट लेते हैं। तो उन लुटेरों से बचा करके राहत सामग्री को अफ्रीका पहुंचाने के लिए ली फेंग को एक खुफिया मिशन पर भेजा गया था। और ली फेंग जब अफ्रीका पहुंचे तो वहां पता चला कि वहां एक रहस्यमय बीमारी छा गई है जिसका नाम लामा नला रखा गया था। उस बीमारी से अफ्रीकी देश के लोगों को बचाने के लिए चीन के डॉक्टर वहाँ बहुत शिद्दत से काम कर रहे थे। उसका नाम जो फिल्म में दिखाया गया है वो डॉक्टर चेन दिखाया गया है। डॉक्टर चेन ने एक वैक्सीन बनाई है जिस वैक्सीन की से वहाँ उस बीमारी से निजात पाई जा सकती थी। और इसी बीच अमेरिका का एक माफिया डॉन है जिसका नाम है बिग डैडी। उस बिग डैडी यानी अमेरिकी माफिया डॉन ने उसको डॉक्टर चेन को यानी चीनी डॉक्टर को मार करके उसका जो फार्मूला था वो हथिया लिया और उसकी फैक्ट्री में जो हजारों चीनी नागरिक काम कर रहे थे उसको बंधक बना लिया है और वो जो फार्मूला है वो महंगे दामों पर बेचना चाह रहा है। तो इसी कड़ी में ली फेंग की एंट्री होती है और वो उसको मार करके, उस माफिया को मार करके वो फार्मूला फिर से वापस ले करके फिर वो चीन के बाकी साइंटिस्ट की मदद से फिर वो वैक्सीन तैयार हो जाती है और अफ्रीका के लोगों को उस बीमारी से निजात मिलती है। दोस्तों, ये इस फिल्म का जो टैगलाइन था वो रखा था कि आप 1,000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, यदि आप चीन को अपमानित करेंगे तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये फिल्म का टैगलाइन है कि आप 1,000 दूर किलोमीटर ही क्यों ना हो, 1,000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना बैठे हों, अगर आपने चीन को अपमानित किया है तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस टैगलाइन के कारण, और ये हालांकि एक्शन फिल्म था लेकिन फिल्म की जो थीम थी उसके कारण ये बहुत पॉपुलर हुई और पूरा चीन में आप समझ सकते हैं कि 5,000 करोड़ का बिजनेस किया। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, ऐसा बहुत कम फिल्म कंटेंट होता है, शायद ऐसी पहली फिल्म है इसका कंटेंट किसी देश की इसको विदेश नीति को प्रभावित करती है, विदेश नीति तय होती है। और इसी फिल्म को देखते हुए चीन की जनता और चीन की सरकार वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को पसंद किया और वो चीनी कूटनीति का हिस्सा बन गया, चीनी विदेश नीति का हिस्सा बन गया। इसी फिल्म के बाद चीन के जो सरकार है उन्होंने ऐसे ऐसे राजदूत नियुक्त किए विभिन्न देशों में जो किसी भी देश को उसकी भाषा में जवाब दे सके। और इसका पहला प्रयोग भारत पर किया गया जब 2017 में डोकलाम का विवाद हो रहा था। तो यहाँ जो चीन के राजदूत थे उन्होंने कहा कि इस विवाद का एक हल युद्ध भी हो सकता है, यानी उसने भारत को खुलेआम युद्ध की धमकी दी थी। एक राजदूत जिसको इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसने बोला कि अगर इस विवाद का ऐसे समाधान नहीं होगा तो युद्ध से इसका समाधान होगा, यानी भारत को युद्ध की धमकी। फिर एक घटना हुई फ्रांस में, 2020 की मार्च की बात है, जब फ्रांस में जो चीन के राजदूत थे, फ्रांस में चीन के जो राजदूत थे उन्होंने एक पोस्ट कर दिया और उस पोस्ट में ये लिखा गया कि
उस पोस्ट में उसका नाम ल्यू था, ल्यू वेन नाम था उसका, उस राजदूत का। उसने उस पोस्ट में अपनी वेबसाइट पे एक पोस्ट किया कि फ्रांस की सरकार ने अपने बुजुर्गों को केयर होम्स में मरने के लिए छोड़ दिया है कोरोना पीरियड में। और इससे बहुत बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ। और जब फ्रांस की सरकार ने कहा कि ये चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का हिस्सा है, तो देखिए उसकी शर्मिंदगी, बेशर्मी की हद देखिए कि उसने ये लिखा कि अगर ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का हिस्सा है तो ये सही है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पागल कुत्ते जमा हो गए हैं। ये उस राजदूत का दोबारा जवाब था। अपनी बात को वापस लेने के बदले उसने इस तरह से फिर काउंटर अटैक किया था। तो इसी को वुल्फ वॉरियर पॉलिसी कहा गया था। और इस वुल्फ वॉरियर पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि दुनिया के कई देशों में चीन के राजदूत ने जो उल्टे पुल्टे बयान दिए, उससे कई देश चीन से नाराज हो गया और उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का साथ देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसका एक फ़ायदा चीन को तो ये हुआ कि वो दुनिया को ये समझाने के लिए ये समझाना चाहा कि अब चीन जो है वो पुराना देश नहीं रहा है। जब कोई उसको धमका देता था, अब चीन नया देश बन गया है और हम जो है किसी को भी उसकी जवाब में उसकी आंख में आग डालकर जवाब दे सकते हैं। इसको इंडोनेशिया में चीन के राजदूत रहे चेन शिचियू ने हांगकांग के अखबार को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह की अफवाह चीन को बदनाम करने के लिए अमेरिका और दूसरे देश फैला रहे हैं, उन्हें देखते हुए हमें जवाबी संघर्ष करना होगा और सच बताना होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देश लड़ते हुए हमारे घर तक पहुंच गए। ऐसे में जवाबी संघर्ष के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम ताकत हासिल कर चुके हैं, अब हमें बोलना होगा। तो दोस्तों, ये थी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पॉलिसी जो चीन की थी, और उसका आपने देख लिया कि उसका चीन को फायदा तो ये हुआ कि वो दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि दुनिया के कई देश ना चाहते हुए भी अमेरिका और यूरोप की ओर झुकने लगे। भारत पहले रूस का करीबी हुआ करता था, लेकिन सिर्फ चीन के कारण वो अमेरिका के पास चला गया, अमेरिका के साथ चला गया, यूरोपियन देशों के साथ चला गया। तो इसका चीन को नुकसान हुआ है। और जिसकी हमने आपको जो राजदूत की बात की है, जो अमेरिकी राजदूत अमेरिका में राजदूत रहे, कोई तियान काय की बात की है, वो चीन को इसी खतरे के प्रति आगाह कर रहे थे। अब दोस्तों, देखना ये है कि क्या चीन की वुल्फ वॉरियर पॉलिसी बदलती है या अभी वो इसे कंटिन्यू रखता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वुल्फ वॉरियर पॉलिसी क्या है और चीन में इसको क्यों अडॉप्ट किया गया। और इसलिए अडॉप्ट किया गया कि उस एक फिल्म ने पूरी चीन की पॉलिसी को बदल दिया। वुल्फ वॉरियर जो सेकंड सीरीज की जो दूसरी पिक्चर आई थी, उसमें उस योद्धा को हमेशा आक्रामक मुद्रा में दिखाया गया है, और यानी वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह से चीन हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। यानी एक फिल्म ने एक बड़े देश की, चीन जैसे बड़े देश की पॉलिसी बदल दी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू। फिर कभी क्या, कल ही हम किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।